स्वदेश न्यूज के इस खास कार्यक्रम सबकी बात में आज मेरे साथ एक बहुत ही कहें तो हम एक बहुत ही खूबसूरत चेहरा मेरे साथ है। विधायक हैं, भोपाल की महापौर भी रह चुकी हैं। मेरे साथ है कृष्णा गौर जी। आइए हम इनसे बातचीत करते हैं। कृष्णा जी, आपका स्वदेश न्यूज के इस खास कार्यक्रम सबकी बात में बहुत बहुत स्वागत है। बहुत धन्यवाद। देखिए, जैसा कि मैंने कहा, एक खूबसूरत चेहरा तो है, लेकिन उसके साथ साथ ब्यूटी विद ब्रेन्स। आप महापौर भी रही हैं भोपाल की, अब विधायक भी हैं, तो कैसा क्या काम कर रही हैं, क्या कर रही हैं? जैसे कि अगर हम देखें तो बाबूलाल गौर जी 10 बार के विधायक रहे क्षेत्र से, 11वीं बार आपको टिकट मिला, आपने संभाला क्षेत्र को। कैसे संभाल पा रही हैं, और वो भी जब बाबूलाल गौर जी नहीं है? देखिए, इस फील्ड में काम करना मेरे लिए कहीं से भी नया नहीं था। मैं जब शादी होकर आई इस परिवार में, तो मैंने पूरा माहौल वैसा ही राजनीति का देखा। बाबूजी को काम करते हुए देखा, किस तरह से कार्यकर्ता आते थे, किस तरह से बाबूजी उनसे बात करते थे, सुनते थे, और सिर्फ कार्यकर्ताओं से नहीं, आने वाले लोगों से। उस समय हम हमारे पैतृक घर बरखेड़ी में निवास करते थे। छोटा घर था, मगर आने जाने वालों के लिए वो एक ऐसा केंद्र था जहां समस्या का निवारण होता है। और यह बात मैं बहुत मेरे अंदर गहरे तक बैठ गई थी कि बाबूजी की जो शैली है काम करने की, वास्तव में अद्भुत शैली थी, और वही उनको सबसे ज़्यादा लोकप्रिय बनाती थी। मैं देखती थी कि चाहे छोटे से छोटा व्यक्ति हो या बड़े से बड़ा व्यक्ति, उनके लिए कोई फर्क नहीं होता था। घर आने वाले हर व्यक्ति की बात सुनी जाती थी, उनकी समस्या का निराकरण होता था, और एक विश्वास जीतने का काम बाबूजी ने किया। तो मुझे एक वातावरण शुरू से ही मिला। मैं देखती थी कि राजनीति का क्षेत्र मतलब हम जनता की सेवा, लोगों की समस्याओं का निराकरण, ये मेरे मन में बहुत अच्छी तरह से बैठ गया था। धीरे धीरे जैसे जैसे समय आगे बढ़ता गया, कभी सोचा नहीं था कि राजनीति के क्षेत्र में मुझे काम करना होगा, लेकिन परिस्थितियां कुछ ऐसी बनी कि ना चाहते हुए भी मुझे इस क्षेत्र में काम करने के लिए आना पड़ा। लेकिन जब आई तो भी कोई ऐसी महत्वाकांक्षा नहीं थी कि मुझे कोई सत्ता का पद मिले, बल्कि मैं बाबूजी से हमेशा मैंने यही कहा था कि मैं सेवा करना चाहती हूँ, और उसके लिए कोई ना कोई माध्यम मुझे चाहिए। और तब उन्होंने मुझे सेवा भारती से जोड़ा था। सेवा भारती राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का अनुषंगिक संगठन है, और वो स्लम बस्तियों में, सेवा बस्तियों में उन बहनों के लिए जो जरूरतमंद है काम करता है। धीरे धीरे माननीय विष्णु जी से जब मैं जुड़ी और उनका आशीर्वाद मुझ पर हुआ, मैंने भोपाल की सेवा बस्तियों में काम करना प्रारंभ किया। तो बिना कोई पद लिए मैं काम करती थी। मुझे कोई पद की ऐसी कभी लालसा चाह रही नहीं, और उन्हें भी बड़ा अच्छा लगता था कि लोग आते हैं और चाहते हैं कि कुछ मिले। मैं हमेशा उनसे यही कहती थी कि मुझे जनता के बीच में रहना है, और खासकर महिलाओं के बीच में उनके दुख को दूर करना है, उनके दर्द को समझना है, क्योंकि ईश्वर ने मुझे भी दर्द दिया है, और इसलिए उनकी पीड़ा मुझसे बेहतर शायद कोई नहीं समझ सकता। तो मुझे जब स्लम बस्तियों में, सेवा बस्तियों में महिलाओं के बीच में सेवा भारती के माध्यम से जाती थी, उनका विश्वास पाती थी, तो बड़ा अच्छा लगता था। तो एक वातावरण मुझे मिलता चला गया। मुझे पता नहीं चला कि कब इतनी बड़ी संख्या में महिलाओं का विश्वास का केंद्र में बन गई। उसके बाद जब परिस्थितियां ऐसी बनी कि भोपाल में यह सीट महापौर की सीट के रूप में आरक्षित हुई, तो उस समय चारों तरफ से जब सर्वे हुआ तो उसमें मेरा नाम आया। पार्टी ने भी बहुत सोच विचार के बहुत सर्वे कराया, बहुत लोगों से बातचीत की, और उसके बाद महापौर का टिकट मुझे दिया, और उसके बाद मैं पार्टी की अपेक्षाओं पर खरी उतरी। तो मुझे लगता है कि मैं राजनीति में सत्ता का पद लेने कभी नहीं आई थी, लेकिन परिस्थितियां ऐसी बनती गई कि वो अवसर मुझे मिलते चले गए। और आज अगर मैं गोविंदपुरा विधानसभा क्षेत्र का प्रतिनिधित्व कर रही हूं, तो निश्चित रूप से मैं इसे अपना बहुत बड़ा सौभाग्य मानती हूं कि मैं उस क्षेत्र की जनता की सेवा करने का मुझे अवसर मिला है, जिनकी सेवा बाबूजी ने 11 बार विधायक बनकर की है। वो मुख्यमंत्री भी रहे, वो नेता प्रतिपक्ष भी रहे, वो विभिन्न मंत्री पदों का भी उन्होंने निर्वहन किया, और हर बार उन्होंने गोविंदपुरा की जनता को अपने परिवार की तरह माना। तो मुझे लगता है कि गोविंदपुरा मेरे लिए मात्र विधानसभा का भौगोलिक क्षेत्र नहीं है, वो मेरा परिवार है। और बाबूजी ने जिस निष्ठा से गोविंदपुरा क्षेत्र की जनता की सेवा की है, वही संस्कार मैंने सीखे हैं, और उन्हीं शैली पर मैं काम करके लोगों का विश्वास जीत रही हूँ। देखिए, आपने बताया, बहुत अच्छे से बताया आपने अपनी जर्नी को, कि
नेचुरली आप एक पॉलिटिकल परिवार में आ गई हैं, तो जो वातावरण मिला आपको, सराउंडिंग्स जो मिले, उसी हिसाब से आपने अपने आप को ढाला और करती गई और धीरे धीरे रास्ते बनते गए आपके लिए। तो कई बार ऐसा देखा जाता है, आपको नहीं लगता कि आपके लिए ठीक है आप काम कर रही थी, लेकिन रास्ते इसलिए भी आसान होते गए क्योंकि आप पॉलिटिकल परिवार से थी, मेयर का भी टिकट मिल गया, विधायक का भी टिकट मिला। और जहाँ तक अगर हम बात करें तो आजकल जो बीजेपी में बात होती, जैसे प्रधानमंत्री मोदी भी बार बार कहते हैं कि वंशवाद को नहीं, परिवारवाद को नहीं, तो आपको ऐसा लगता है कि आपका ये जो 2 बार जैसे आपको मेयर का टिकट, विधायक का टिकट, क्या ये नेपोटिज्म इसमें रहा, आपको इसके कारण मिला? देखिए, भारतीय जनता पार्टी में कभी भी वंशवाद को बढ़ावा नहीं मिलता और ना कभी मिलेगा। भारतीय जनता पार्टी में कलेक्टिव डिसीजन होता है, सामूहिक निर्णय होता है और बहुत सारी परिस्थितियों को दृष्टिगत रखते हुए ही पार्टी फैसला करती है। अगर कैपेबल है, कैंडिडेट कैपेबल है, जीतने की क्षमता रखता है, लोगों के बीच में छवि अच्छी है, लोगों का विश्वास जीता है, तो निश्चित रूप से पार्टी उसको मौका देती है। तो हर एक व्यक्ति ने, चाहे वो किसी भी परिवार का हो, चाहे बड़े परिवार का हो, चाहे पॉलिटिकल परिवार का हो या राजनीति के क्षेत्र में एज ए कार्यकर्ता के रूप में काम करने वाला कार्यकर्ता हो, उस व्यक्ति को अपने आप को साबित तो करना पड़ता है, प्रूफ तो करना ही पड़ता है। अगर मैं प्रूफ ना करती तो शायद कभी ये मौका मुझे नहीं मिलता। मैं महापौर का टिकट मिलने के पूर्व ही मैंने सेवा भारती में काम किया, उसके बाद मुझे पार्टी संगठन में मुझे महिला मोर्चा में काम करने का अवसर मिला, मेन बॉडी में काम करने का अवसर मिला। तो संगठन में, सेवा भारती में लगातार काम करते करते मैंने अपने आप को साबित किया। पार्टी ने मुझ में क्षमता देखी, मुझ में काबिलियत देखी, तो पार्टी ने मुझे अवसर दिया। अगर नहीं होती मुझ में काबिलियत तो शायद मुझे अवसर नहीं मिलता। तो मुझे लगता है कि वंशवाद की बात माननीय प्रधानमंत्री जी ने जो की है उसको पूरी तरह से उन्होंने स्पष्ट भी किया है और उन्होंने कहा है कि भारतीय जनता पार्टी वह पार्टी नहीं है जो एक परिवार का अध्यक्ष, उसके बाद उसी परिवार का दूसरा सदस्य अध्यक्ष, तीसरा सदस्य अध्यक्ष, वह वंशवाद की श्रेणी में आता है। लेकिन जनता के बीच में से चुनकर आने वाला व्यक्ति, अपने आप को साबित करने वाला व्यक्ति, क्षमतावान व्यक्ति अगर पार्टी में आता है तो निश्चित रूप से पार्टी उसकी वैल्यू समझती है और उनको मौका देती है। तो मुझे लगता है कि प्रधानमंत्री जी बहुत स्पष्ट वंशवाद की व्याख्या कर चुके हैं और उन्होंने यह कहा है कि वंशवाद हमारी पार्टी में कभी न था और न कभी होगा और इसलिए भविष्य में भी कभी भारतीय जनता पार्टी नेपोटिज्म को आगे नहीं रखेगी। अभी आप विधायक हैं, पहली बार की विधायक हैं, काम कर रही हैं, अच्छा खासा क्षेत्र को संभाल रही हैं, जिसमें बाबूलाल गौर जी ने 10 बार पूरा जो है अपने परिवार की तरह संभाला। क्या लगता है अगली बार जो चुनाव 2023 में आपको पार्टी दोबारा से टिकट देगी? देखिए, ये फैसला करने वाली मैं कोई नहीं होती और कहने वाली भी। मैंने कहा ना कि भारतीय जनता पार्टी वह पार्टी है जो किसी भी फैसले का कलेक्टिव डिसीजन करती, सामूहिक निर्णय लेती है। हमारी केंद्रीय नेतृत्व, हमारा प्रदेश नेतृत्व इस दिशा में विचार करता है, मंथन करता है, सर्वे होता है और कार्यकर्ताओं के बीच में रायशुमारी होती है और उसके बाद डिसीजन लिया जाता है। तो निश्चित रूप से वही प्रक्रिया का पालन 2023 के चुनाव में भी होगा। लेकिन हाँ, निश्चित रूप से ये जरूर कह सकती हूँ कि 2018 में पार्टी ने मुझे गोविंदपुरा विधानसभा क्षेत्र की जनता की सेवा करने का अवसर दिया था और मैंने प्राण प्रण से जुटकर जनता की सेवा की है, विश्वास जीता है और माननीय मुख्यमंत्री जी का बहुत वरदहस्त मेरे ऊपर रहा है कि जब भी मैंने अपने विधानसभा क्षेत्र के लिए जो भी मांग उनके समक्ष रखी, उन्होंने आगे बढ़कर उसको पूरा किया है। आज गोविंदपुरा विधानसभा क्षेत्र विकास की दृष्टि से कहीं आगे पहुंच चुका है। एक आदर्श विधानसभा क्षेत्र बनाने का संकल्प हमारा है, जिसमें सारी सुविधाएं हो, लोगों को शिक्षा की सुविधा हो, स्वास्थ्य की अच्छी व्यवस्थाएं हो, एक बेहतर इंफ्रास्ट्रक्चर हो, बच्चों के लिए अच्छी व्यवस्थाएं हो, लोग जहां रहते हैं वहां पर उनको जो फैसिलिटीज़ मिलनी चाहिए वो सारी फैसिलिटीज़ मिले। इस दृष्टि से हमारा पूरा फोकस अपने विधानसभा के डेवलपमेंट की ओर है और लगातार इसकी कोशिश जारी है। मैं बात करूं कि आपको ध्यान होगा, एक फिल्म आई थी अक्षय कुमार की, पैडमैन करके, बहुत ही अगर हम कहें तो पाथ ब्रेकिंग फिल्म थी, क्योंकि पर्सनल जो इश्यूज होते हैं उसके बारे में लोग जनरली बात भी नहीं करते हैं खुल के, हमारा समाज ऐसा है। लेकिन ये फिल्म बहुत हिट हुई थी, लोगों को इसने सोचने पे मजबूर किया था। आपकी भी संस्था है और आप भी जो है वुमेन का जो मेंस्ट्रुअल हाइजीन है उसको लेकर बहुत आप
अगर हम कहें तो संवेदनशील हैं, काफ़ी काम कर रही हैं, तो थोड़ा उसके बारे में बताइए। बहुत अच्छा प्रश्न आपने किया है और निश्चित रूप से मैं समझ सकती हूँ कि आज के समय की ये बहुत ज्वलंत समस्या है जिसको दूर करने की जिम्मेदारी हम जैसे जिम्मेदार लोगों की है। और वो इसलिए है क्योंकि आज भी हमारे समाज में गरीब बस्तियों में रहने वाली बहनें मेंस्ट्रुअल हाइजीन के प्रति इतनी जागरूक नहीं है। उसकी वजह से वो बहुत सारी गंभीर बीमारियों की शिकार हो जाती है और यही कारण है कि हमने एक बीड़ा उठाया संस्था के माध्यम से। हमारी अपनी एक संस्था है जो इस सेवा के कार्य करती है और सबसे बड़ा फोकस आज हमने इसी बात का किया है कि हम बस्तियों में रहने वाली बहनों को मेंस्ट्रुअल हाइजीन के प्रति जागरूक करें और उसके लिए हम उनको सैनिटरी पैड का वितरण करें। हमारी संस्था लगातार ये प्रयास करती है कि हम जितनी स्लम बस्तियां हैं उनका हम अलग अलग कार्यक्रम करके महिलाओं को एकत्रित करके मेंस्ट्रुअल हाइजीन के बारे में हम उन्हें बताते हैं कि इसमें कोई शर्माने की बात नहीं है, कोई हया की बात नहीं है, या एक नेचुरल हमारे यहाँ फिनोमिना है, हमारी शरीर की नेचुरल घटना है जो होना ही है। लेकिन उसमें हमें अपने आप को कैसे सावधान रखना है, कैसे हमको बीमारियों से बचना है, कैसे सफाई रखना है, स्वच्छता किस प्रकार से अपनाना है, और उसके लिए हमें सैनिटरी पैड का उपयोग करना होगा। प्रारंभ में जब हमारी संस्था के बहनें बस्तियों में बहनों के बीच में गई थी तो उन्होंने कहा था कि हमारे पास इसको खरीदने का पैसा नहीं है, हम तो जो घर में साधन होते हैं उन्हीं का उपयोग करते हैं। फिर हमने उनको बताया कि घर के साधनों का उपयोग करने के कारण ही आप बहुत सारी बीमारियों से ग्रस्त होती हैं। अगर इसको आप अपनाएंगी तो निश्चित रूप से आप स्वस्थ रहेंगी। और उसके लिए हमने ये तय किया कि इस आदत को उनको डलवाने के लिए हमारी संस्था 3 महीने तक उन्हें सैनिटरी पैड निःशुल्क वितरित करती है और 3 महीने में हम उनको आदत डलवा देते हैं कि आप खुद महसूस करिए कि ये कितना अच्छा है स्वच्छता की दृष्टि से, हाइजीन की दृष्टि से और हमारे आने वाले सुरक्षित भविष्य के प्रति। तो उनको समझ में आया और उसके बाद उन्होंने कहा कि आपने बहुत अच्छी एक जागरूकता हमारे अंदर डाली है। और निश्चित रूप से जब हम घर के अन्य सामान को खरीदने के लिए जिस प्रकार से पैसों की बचत करके रखते हैं कि ये खाने की या कुछ और सामान की ज़रूरत, हमारे बच्चों की फीस देना है तो इतने पैसे की ज़रूरत है, तो हमें अब अपने उन बचत में हम एक बचत अपनी सैनिटरी पैड की भी करते हैं क्योंकि ये आज हमारे जीवन की सबसे बड़ी आवश्यकता है। तो हम लगातार अपने विधानसभा क्षेत्र की सेवा बस्तियों की बहनों को मेंस्ट्रुअल हाइजीन के प्रति जागरूक करने के लिए सैनिटरी पैड का वितरण हमारी संस्था है कृष्णा सामाजिक एवं सांस्कृतिक संस्था, उसके माध्यम से कर रहे हैं। जी, बहुत अच्छी पहल है, एक अगर हम कहें तो बहुत सकारात्मक पहल है। थोड़ा सा बात करूंगी बाबूलाल गौर जी के बारे में। देखिए, जब तक वो थे तो आपको पॉलिटिकल गाइडेंस के लिए बाहर नहीं जाना पड़ता होगा, काफ़ी चीज़ें आसान हो जाती होंगी, कभी भी आपको दिक्कत आई तो आपको गाइडेंस मिल जाता होगा। तो अब जब वो नहीं है, जाहिर तौर पे कमी महसूस होती होगी, तो कैसे मैनेज करती हैं? बहुत बड़ी कमी महसूस होती है। घर में बुजुर्गों का होना ही हमारे लिए बहुत बड़ा आशीर्वाद होता है। कहते हैं ना कि बुजुर्गों का आशीर्वाद जीवन की कड़वी धूप में बरगद की ठंडी छाँव के समान होता है। तो वो मेरे परिवार के, मेरे विधानसभा क्षेत्र की जनता के लिए बहुत बहुत बड़ा आशीर्वाद थे और बहुत बड़ी संभावना हम लोगों के लिए थे। उनसे बहुत कुछ सीखने को मिला। लेकिन मैं सबसे अच्छी बात बाबूजी की ये कहना चाहूँगी कि बाबूजी ने कभी भी अपना कोई निर्णय मेरे ऊपर थोपने की कोशिश नहीं की। चाहे मैं महापौर भी रही, मैं अपने डिसीजन खुद लेती थी और बाबूजी भी इसके लिए मुझे प्रेरित करते थे। उन्हें पता होता था कि कोई ये सक्षम है निर्णय लेने के लिए, अगर कोई निर्णय गलत होगा तो उसी से सीख भी मिलती है ताकि भविष्य में हम वो गलती ना करें, और इसलिए वो अवसर देना चाहिए। तो सबसे अच्छी बात ये रही कि मैं सीखती चली गई। बाबूजी का आशीर्वाद था, बाबूजी साथ थे, मुझे एक निश्चिंतता तो थी ही कि बाबूजी हैं, अगर कुछ गलत या कुछ कमी पेशी हुई तो उसकी पूर्ति बाबूजी से जरूर हम करवा लेंगे। लेकिन मुझे सीखने का अवसर मिला। बाबूजी ने कभी कोई अपना निर्णय मेरे ऊपर थोपने की कोशिश नहीं की, सिर्फ यह सोचकर कि इसको सीखने को मिलेगा, ये सीखेगी और सीखेगी तो निश्चित रूप से इसके व्यक्तित्व का विकास होगा। और इसलिए मुझे लगता है कि आज बाबूजी नहीं है तो उनका आशीर्वाद निश्चित रूप से मेरे साथ है और जो चीज़ें सब सिखा कर गए हैं मुझसे, वो आज मेरे जीवन में मुझे पल पल पे, कदम कदम पर मुझे बहुत कामयाबी दे रही है, मुझे बहुत आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करती है। और मुझे लगता है कि जो मार्ग बाबूजी दिखाकर गए हैं निश्चित रूप से राजनीति के क्षेत्र में वही सच्चा मार्ग है कि हम जनता की सेवा करते रहें, किसी बात की मन में आकांक्षा ना रखें और साथ ही साथ कभी किसी बात का मन में ईगो भी ना पाले। मैंने बाबूजी को देखा, बाबूजी ने कभी
किसी बात का कोई ईगो कभी नहीं पालते थे। छोटे से छोटा व्यक्ति भी अगर उनके सामने कई बार गुस्सा होकर चला जाता था और बाबूजी को लगता था कि ये मुझ पर गुस्सा हो रहा है, तो बाबूजी आंख बंद करके सुनते रहते थे। उसके जाने के बाद जब उनसे बात होती थी, उनसे चर्चा होती थी, और जब हमसे कहते थे कि इतनी सारी बातें आपसे इतना गुस्सा होकर गया, तो बाबूजी शांत भाव से यही कहते थे, उसका गुस्सा जब शांत हो जाएगा तो वो खुद ही आके बताएगा कि क्या सही था क्या गलत था। तो मुझे लगता है कि ये नहीं तो अगर कोई और हो तो शायद एक छोटा कार्यकर्ता अगर हम पर गुस्सा होता है तो हमारा ईगो हर्ट हो जाता है, लेकिन बाबूजी ने सिखाया कि कार्यकर्ता हमारे लिए सबसे महत्वपूर्ण होता है और सबसे महत्वपूर्ण कड़ी होता है हमारी सफलता की। इसलिए कार्यकर्ता की किसी भी बात का कभी गुस्सा नहीं करना, और मुझे लगता है कि वास्तव में यही एक मजबूत परिवार की निशानी है। गोविंदपुरा परिवार इसीलिए इतना मजबूत था कि बाबूजी ने हर कार्यकर्ता को मान सम्मान दिया, हर कार्यकर्ता की सुनी और हर कार्यकर्ता के सुख दुख में सहभागी बने। आपने बात की अभी कृष्णा जी कि ईगो नहीं है, ये तो मैं भी मानूंगी। देखिए, वो मुख्यमंत्री रहे, फिर वो पूर्व मुख्यमंत्री हुए, लेकिन उसके बावजूद उन्होंने नए मुख्यमंत्री को एक्सेप्ट करके उनके कैबिनेट में मंत्री बने। ये जनरली कोई मुख्यमंत्री ऐसा नहीं कर पाता। ये सवाल मैंने उनसे पूछा था, उन्होंने कहा नहीं, इससे क्या है, मैं मंत्री इसलिए हूँ ताकि मैं जनता की सेवा और मैं काम करता रहूँगा, निरंतर एक कंटिन्यूएशन बनी रहती है। तो ये चीज़ एक बहुत बड़ी सीख थी, ये मैंने भी सीखा था उनसे, ये मैंने भी समझा था कि आपको कंटिन्यू काम करते रहना है। क्या पद है, आज आप ऊपर हैं, कभी उससे नीचे पद में है, कोई दिक्कत नहीं है, आप काम करते रहिए तो आपकी सार्थकता बनी हुई जीवन में। बहुत अच्छी बात आपने कही। थोड़ा सा पर्सनल एक दो बातें आपसे पूछूंगी, हालांकि आप और मैं दोनों आज सेम पिंच है ये कोइंसिडेंस है, प्लानिंग नहीं थी, है ना मैं आपसे पूछना चाहती, देखिए कृष्णा जी, आप दादी है ना, कोई कहेगा आप दादी है, मतलब देख के आपको नहीं कोई कहेगा कि आप दादी हैं। सिंगल लेडी हैं, जब से पॉलिटिक्स में आई हैं तब से सिंगल हैं, सुंदर हैं। ऐसा तो हो नहीं सकता कि लोग आपको देख के मतलब देखते रह जाते होंगे, रुक जाते होंगे। तो ये सारी जो ये सब चीज़ें जो रहती हैं साथ में आती है एक सिंगल वुमेन के, सुंदर महिला के, कैसे हैंडल करती हैं, क्योंकि पब्लिक लाइफ में है। नहीं, मुझे लगता है कि हर महिला सुंदर होती है। मैं ये कभी नहीं मानती कि मैं ही सुंदर हूँ, और मुझे लगता है कि हर महिला सुंदर होती है और उसको मानना भी चाहिए कि मैं सुंदर हूँ। और इसलिए मानना चाहिए क्योंकि आप जब ऐसा सोचते हो तो आपके अंदर एक कॉन्फिडेंस डेवलप होता है, और कॉन्फिडेंस ही आपको बहुत कुछ करने के लिए प्रेरित करता है। तो मुझे लगता है कि एक अच्छे से अच्छी तरह से रहना, समाज में अच्छा व्यवहार करना, ये हर एक महिला को सीखना चाहिए। हम अगर पब्लिक फील्ड में आए हैं काम करने के लिए, तो ऐसा नहीं कि हम फटी पुरानी साड़ी पहन के या गंदे से हम अपना लुक चेंज करके हम जाएं। जो है सो दिखना चाहिए, कभी भी डुप्लीकेसी नहीं होनी चाहिए कि आप इधर कुछ और है उधर कुछ और है। तो मुझे लगता है कि जैसी मैं हूँ वैसे ही पब्लिक के बीच में गई और पब्लिक ने एक्सेप्ट किया है। तो निश्चित रूप से आज हम ये मान सकते हैं कि लोग भी यही चाहते हैं कि उनका लीडर ऐसा होना चाहिए जो अपीलिंग हो। एक लोगों के बीच में जब हम खड़े होते हैं तो हम नारी जाति का प्रतिनिधित्व करते हैं, हम क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करते हैं, तो हर एक को अपने लीडर में वो बात चाहिए। इसलिए कोशिश यही करनी चाहिए कि हम ठीक से रहें, अच्छे से रहें, लोगों की भावनाओं पे हम खरे उतरे। और जहाँ तक मेरी बात है कि बहुत आपको ऐसा लगता है कि इस तरह से अगर आप अपन रहते हैं, हम रहते हैं तो लोगों के मन में, तो मुझे लगता है कि बहुत कुछ हमारे अपने ऊपर निर्भर करता है। हम पब्लिक फील्ड में अपने आप को किस प्रकार से पेश करते हैं। मैं आपको बताना चाहूँगी कि जब मैं पॉलिटिक्स में काम करने के लिए निकली थी तो मुझे सारे लोग भाभी कहते थे, और मुझे कहीं ना कहीं बहुत अनकंफर्टेबल लगता था भाभी के रूप में काम करना। तो मुझे लगता था कि भाभी का रिश्ता थोड़ा हमारे समाज में थोड़ा एक अलग टाइप का रिश्ता होता है। रिस्पेक्टिव तो होता ही होता है, लेकिन थोड़ा सा हंसी मजाक वाला रिश्ता भी होता है कि हम भाभी से हंसी मजाक कर सकते हैं, जिसका कभी कोई बुरा नहीं मान सकता, और उसमें कई बार मर्यादाएं लांघ भी दी जाती हैं। लेकिन मुझे लगा कि दीदी का बहन का रिश्ता एक ऐसा रिश्ता होता है जो निश्चित रूप से बहुत सम्माननीय होता है और सभी उस मर्यादा का पालन करते हैं।
और इसलिए मैंने अपने कार्यकर्ताओं के सामने जब ये बात रखी कि मैं चाहती हूँ कि आप सब मुझे दीदी कहें और मैं आप सबकी बहन रहूं, बहन बन के काम करूं, आप मेरे भाई के रूप में मेरा संबल बने, तो मुझे लगता है कि सभी कार्यकर्ताओं ने एक्सेप्ट किया इसको। और आज हर कार्यकर्ता मुझे बहन के रूप में ही, रक्षाबंधन के दिन गोविंदपुरा विधानसभा क्षेत्र का हर कार्यकर्ता मुझसे राखी बंधवाता है, बहन के रूप में सम्मान देता है। और मुझे भी वो चाहे बड़े भाई हों छोटे भाई हों, मुझे एक वही फीलिंग उनके साथ काम करने में आती। तो एक अच्छे वातावरण में जब हम काम करते हैं तो कभी मुझे ऐसा लगा ही नहीं कि इस तरह की कोई बातें कभी मेरे समक्ष आई होगी। और मुझे लगता है कि अगर आप इसी भाव के साथ काम करते रहे तो किसी के भी साथ नहीं आ सकती। जैसा मैंने कहा, आप दादी हैं लेकिन दादी लगती नहीं है, तो कैसे ऐसी इतनी सुंदर लग पाती, क्या करती, ये तो बताना पड़ेगा। ये तो थोड़ा सा हमारे दर्शकों को भी टिप्स मिल जाएगा। नहीं, देखिए, मुझे लगता है कि तन की सुंदरता से ज़्यादा मन की सुंदरता होती है। और अगर आप मन से सुंदर है तो वही सुंदरता आपके चेहरे पर आती है। तो आप मन से सुंदर तब होते हैं जब आपकी सोच, आपके विचार पॉजिटिव होते हैं। और मैं बचपन से ही, मेरी सोच हमेशा पॉजिटिव रही है। मैंने कभी भी नेगेटिव सोच नहीं की। कुछ मिला तो भी ठीक है, कुछ नहीं मिला तो भी ठीक है। कोई किसी ने कुछ कह दिया तो कोई ऐसा मन पे मलाल नहीं है। इस दृष्टि से मैं सिर्फ पॉजिटिव सोच के साथ आगे बढ़ी और वही सोच के साथ मैं आज काम भी कर रही हूँ। तो मुझे लगता है कि ईश्वर से प्रार्थना करती थी कि मेरी बहुत अच्छी एक सुंदर सी बहू आ जाए, तो ईश्वर ने मेरे को एक अच्छी बहू दे दी। फिर मुझे भगवान से प्रार्थना करती थी कि घर में एक कोई नाती पोते आ जाए खेलने के लिए, चाहे पोती हो पोता हो, तो ईश्वर ने एक छोटा सा पोता दे दिया, प्यारा सा। तो वो खुशी जो अपने हमारे अंदर की है वही हमारे फेस पर आती है। तो मुझे लगता है कि ईश्वर का धन्यवाद है, ईश्वर की कृपा है कि मैं जो ईश्वर से मांगती हूँ वो ईश्वर पूरी करता है। तो वही खुशी मन की सुंदरता के रूप में वो चेहरे की सुंदरता बनती है। कृष्णा जी, एक सवाल पूछना चाहूंगी। बाबूलाल गौर जी की इमेज जो थी वो एक बुलडोजर वाले मंत्री की थी। इन दिनों हम देख रहे हैं मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के, उनके कई पोस्टर्स भी लगे हुए हैं जहां पे वो बुलडोजर वाला एक इमेज उनका एक बन रहा है। तो इस पर आप इसको कैसे देख रही हैं आप? देखिए, ये बात सही है कि बाबूजी ने जब मध्य प्रदेश में माननीय सुंदरलाल पटवा जी की सरकार में वो नगरीय प्रशासन मंत्री थे, उस समय एक बहुत बड़ी लोकप्रियता पाई थी बुलडोजर मंत्री के रूप में। और उस समय भारतीय जनता पार्टी की सरकार जब बनी थी तो वो इस प्रकार से काम करेगी ऐसी उम्मीद या कल्पना कभी किसी को थी ही नहीं, क्योंकि लंबे समय तक इस प्रदेश में कांग्रेस की सरकारें रही थी और भारतीय जनता पार्टी की सरकार पहली बार इतनी बड़ी मेजॉरिटी के साथ बनी थी। माननीय पटवा जी ने बाबूजी को बहुत फ्री हैंड दिया था काम करने के लिए, और तब उन्होंने अतिक्रमण हटाने की एक मुहिम शुरू की थी पूरे मध्य प्रदेश में। और जिस प्रकार से उन्होंने काम किया था, लोगों को बड़ा आश्चर्य लगा था कि जब बुलडोजर चलता है तो निश्चित रूप से कितना विकास होता है। और इस दृष्टि से बाबूजी की लोकप्रियता बुलडोजर मंत्री के रूप में उस समय हुई थी। आज मुझे बहुत प्रसन्नता है ये कहते हुए कि हमारे मध्य प्रदेश में वर्तमान मुख्यमंत्री माननीय शिवराज सिंह जी चौहान ने भी जिस प्रकार से, वैसे तो उनकी संवेदनशीलता की हम चर्चा हमेशा करते आए हैं और वास्तव में वो संवेदनशील मुख्यमंत्री हैं। उन्होंने हर वर्ग का विश्वास जीता है। वो बहनों के भाई हैं, बच्चों के मामा हैं, बुजुर्गों के श्रवण पुत्र हैं, नौजवानों के साथी हैं। हर वर्ग में उनकी एक अलग छवि है, अलग पहचान है। प्रदेश के विकास में भी उनका योगदान बहुत बड़ा है कि किस प्रकार से उन्होंने इस मध्य प्रदेश के बीमारू प्रदेश को विकसित प्रदेशों की श्रेणी में ला खड़ा किया। और मुझे लगता है कि मध्य प्रदेश अगर आज इस स्वरूप में हमें दिखाई दे रहा है तो हमारे वर्तमान मुख्यमंत्री जी का बहुत बड़ा योगदान, सारा श्रेय उन्हीं को जाता है। और आज यदि निश्चित रूप से उन्हें बुलडोजर मामा के रूप में लोग लोकप्रिय कर रहे हैं तो बहुत ज़्यादा खुशी इस बात की है कि आज मध्य प्रदेश में भू माफिया हो, अपराध हो, उन पर शिकंजा कसने का काम माननीय मुख्यमंत्री जी कर रहे हैं। और जिस प्रकार से अभी हाल ही में हुई खमरिया की घटना में उन्होंने अपराधियों के ऊपर कड़ी से कड़ी कार्रवाई की है, उससे बहुत बड़ा विश्वास एक हर वर्ग में जगह है, क्योंकि आदिवासी समाज के साथ अन्याय हुआ था और उन्होंने उन अपराधियों उनके साथ
अपराध करने वाले अपराधियों को सजा दी, तो मुझे लगता है कि निश्चित रूप से ऐसी ही कार्रवाई की अपेक्षा मध्य प्रदेश की जनता चाहती थी जो माननीय मुख्यमंत्री जी ने की, और इसलिए आज निश्चित रूप से उनकी लोकप्रियता में एक और बहुत बड़ी कड़ी जुड़ने जा रही है कि वो अब बुलडोजर मामा कहलाने जा रहे हैं। उनके नेतृत्व में निश्चित ही मध्य प्रदेश की कानून व्यवस्था बहुत सुधरी है, अपराधियों पर शिकंजा कसा है, भू माफिया जेल की सलाखों के पीछे पहुंचे हैं, और माननीय मुख्यमंत्री जी ने स्पष्ट रूप से उन्हें चेतावनी भी दे दी है कि मध्य प्रदेश में अब भू माफिया राज, गुंडा राज, अपराधी राज नहीं चलेगा। और इसलिए आज माननीय मुख्यमंत्री जी निश्चित रूप से इस मध्य प्रदेश की जनता के बहुत बड़े विश्वास के केंद्र बने हैं, और उनके नेतृत्व में ये प्रदेश बहुत आगे बढ़ रहा है। कृष्णा जी, मैं चाहूंगी कि जाते जाते आप हमारे दर्शकों को 2 लाइन गुनगुना के सुनाएं, क्योंकि आप बहुत अच्छा गाती हैं और मैंने जितनी बार आपका इंटरव्यू लिया आपने हर बार 2 लाइन गुनगुनाया है। इस समय तो ऐसा ना कोई प्रैक्टिस है ना कोई याद है, जो मन में आ रहा हो। अब आप जब बोल रही हैं तो आपका कहना तो कभी टाल भी नहीं सकती, ना कभी टाला है। जब भी आपने कहा है, भले ही बिना सुर ताल के, लेकिन सुनाया है आपने। जी बिल्कुल। और इसलिए आप मेरे लिए बहुत सम्माननीय है, मैं क्योंकि मुझे ऐसा अच्छा लगता है जब एक महिला इस फील्ड में भी काम करती है, क्योंकि मैंने हमेशा नारी जाति को आगे बढ़ते हुए देखना चाहती हूँ, और नारियाँ जब आगे बढ़ती हैं तो मुझे बहुत खुशी होती है, बहुत अच्छा लगता है। और आज मुझे लगता है कि हर फील्ड में हमने अपने आप को साबित किया है। तो मैं जब आप इंटरव्यू लेने आती हैं तो मेरी कोशिश होती है कि मैं कभी मना नहीं करती। अभी भी मेरी बहुत व्यस्तता थी, लेकिन फिर भी मैंने कहा कि नहीं, आप आए हैं तो चूंकि आपने कहा है तो मैं सिर्फ 2 लाइनें ही सुना पाऊंगी। तुझसे नाराज नहीं, जिंदगी हैरान हूँ मैं, हो हैरान हूँ तेरे मासूम सवाल से परेशान हूँ मैं, हो परेशान हूँ तुझसे नाराज नहीं, जिंदगी हैरान हूँ मैं, हो हैरान हूँ। जीने के लिए सोचा ही नहीं, कर्ज उतारने होंगे, मुस्कुराऊं तो मुस्कुराने के कर्ज उतारने होंगे, हो मुस्कुराऊं कभी तो लगता है जैसे होठों पे कर्ज रखा है, तुझसे नाराज नहीं, जिंदगी हैरान हूँ मैं, हो हैरान हूँ तेरे मासूम सवाल से परेशान हूँ मैं, हो परेशान हूँ। क्या बात है, इसके अलावा क्या कहें, वाकई में क्या बात है, कितना बढ़िया आपने गाया। कृष्णा जी, आप जैसे पॉजिटिव पर्सनालिटी से मिलकर हम लोग में भी एक ऊर्जा आती है, तो जाहिर तौर पे दर्शकों को भी ऊर्जा मिली होगी। आपने स्वदेश न्यूज़ के इस खास कार्यक्रम सबकी बात को अपना समय दिया, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मैं बहुत धन्यवाद स्वदेश न्यूज़ चैनल का भी कि आपने यह प्लेटफॉर्म मुझे दिया अपने विचार रखने के लिए, और सभी दर्शकों को होली और रंग पंचमी की बहुत बहुत बधाई, शुभकामना देती हूँ। ईश्वर से यही प्रार्थना करती हूँ कि होली का ये पावन पर्व जितने रंगों से खेला जाता है, वो सारे रंग ईश्वर आपके जीवन में भरे, एक आनंद का जीवन, खुशहाल जीवन हम सब जिए और एक नया समाज बनाने का प्रयास करें। मेरी बहुत सारी शुभकामना आपके साथ है। मैं मुक्ता जी, आपको भी बहुत बधाई और आपके भी यशस्वी जीवन की कामना करती हूँ। तो दर्शकों, हमने बात की थी लोकप्रिय विधायक कर्ज रखा है तुझसे नाराज नहीं, जिंदगी हैरान हूँ मैं, हो हैरान हूँ तेरे मासूम सवाल से परेशान हूँ मैं, हो परेशान हूँ।
क्या बात है, इसके अलावा क्या कहें, वाकई में क्या बात है, कितना बढ़िया आपने गाया। कृष्णा जी, आप जैसे पॉजिटिव पर्सनालिटी से मिलकर हम लोग में भी एक ऊर्जा आती है, तो जाहिर तौर पे दर्शकों को भी ऊर्जा मिली होगी। आपने स्वदेश न्यूज़ के इस खास कार्यक्रम सबकी बात को अपना समय दिया, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मैं बहुत धन्यवाद स्वदेश न्यूज़ चैनल का भी कि आपने यह प्लेटफॉर्म मुझे दिया अपने विचार रखने के लिए, और सभी दर्शकों को होली और रंग पंचमी की बहुत बहुत बधाई शुभकामना देती हूँ। ईश्वर से यही प्रार्थना करती हूँ कि होली का ये पावन पर्व जितने रंगों से खेला जाता है वो सारे रंग ईश्वर आपके जीवन में भरे, एक आनंद का जीवन, खुशहाल जीवन हम सब जिए और एक नया समाज बनाने का प्रयास करें। मेरी बहुत सारी शुभकामना आपके साथ है। मैं मुक्ता जी, आपको भी बहुत बधाई और आपके भी यशस्वी जीवन की कामना करती हूँ। तो दर्शकों, हमने बात की थी लोकप्रिय विधायक कृष्णा गौर जी से। तो इस एपिसोड में इतना ही। अगले हफ्ते हम एक बार फिर से मुलाकात करेंगे एक नए मेहमान के साथ। तब तक के लिए दीजिए हमें आज्ञा। नमस्कार।